और जो मदर है अ, वो चाहती है कि जो उनका बेटा है वो आगे जाके मॉडल बने, बॉलीवुड का एक्टर। ये बच्चा जो है इंग्लिश, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसके मार्क्स भी उतने नहीं आते। इससे पेरेंट्स बहुत परेशान है बिकॉज उनके पेरेंट्स चाहते हैं ये बच्चा क्लास का टॉप। फ्रेंड्स, ये जो 4-5 फैक्टर आप बात कर जिसके बारे में मैंने आपकी बात करी ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज अवेयरनेस। अवेयरनेस अबाउट योर चाइल्ड, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नोइंग। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड मैं 3 स्टोरीज के माध्यम से बताऊंगा और ये तीनों ट्रू स्टोरीज हैं और इसमें जो पात्र हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। पहली स्टोरी एक फैमिली की है। ये 3 लोग हैं, फादर, मदर एंड सन। जो बेटा है वो 12 साल का है और जो मदर है अ, वो चाहती है कि जो उनका बेटा है वो आगे जाके मॉडल बने, बॉलीवुड का एक्टर बने, क्योंकि उनका मानना है कि उनका बेटा देखने में अच्छा है और अगर इसको एक्टिंग स्किल्स थोड़ी मिल जाए, सिंगिंग स्किल्स मिल जाए, इसको थोड़ा डांसिंग स्किल्स मिल जाए तो ये वो अचीव कर पाएगा। और मदर का थोड़ा इंक्लिनेशन भी बॉलीवुड की तरफ है, सो ऐसा इनका मानना है। और इस चीज़ को मानते हुए उस बच्चे को इन्होंने सिंगिंग क्लास भी ज्वाइन करा दिया है, डांसिंग और एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन करा दिया है। ये लड़का 12 साल का है बट ये तीनों क्लासेस वो 6 साल की उम्र से कर रहा है। दूसरी तरफ उसके फादर है। फादर को टेनिस का बड़ा शौक है, वो टेनिस देखते हैं, टेनिस खेलते भी हैं, खेलते थे और वो चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में उनका बेटा बहुत आगे जाए, एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बने। तो उन्होंने बेटे को टेनिस एकेडमी में ज्वाइन करा दिया है और उसको कुछ किताबें भी ला के दी है टेनिस रिलेटेड। ऐसा उन्होंने भी कुछ एक मैकेनिज्म सेट किया हुआ है, कोचिंग भी करवा रहे हैं, जैसे मैंने बताया एकेडमी ज्वाइन करा है। लेकिन अगर आप इस बच्चे को देखेंगे तो ये बच्चा जब भी इसको खाली समय मिलता है तो ना ही ये टेनिस खेलता है, ना ही ये एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग करता है। ये उस खाली समय में कार्डबोर्ड बॉक्सेस काट कर कुछ चीज क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे ने कार्डबोर्ड बॉक्स काट के एक एटीएम मशीन बनाया और वो एक वर्केबल एटीएम मशीन, एक अच्छा सा मॉडल बनाया उसने। उसने कार्डबोर्ड बॉक्स काट के ट्रक मॉडल्स बनाए, कार्डबोर्ड बॉक्स काट के कार मॉडल्स बनाए। वो ऐसी चीज बनाता रहता है और जब भी उसको फ्री टाइम मिलेगा वो यही करता है। और अब ये जो चीज़ है इनके पेरेंट्स के लिए बहुत अनोइंग होगी, क्योंकि उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे और उनके जो एस्पिरेशंस थे वो तो मीट कर ही नहीं रहा है उनका बेटा। उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो सिर्फ वहाँ जाता है, अटेंड करता है क्लासेस और वापस आ जाता है। लेकिन करता वो कार्डबोर्ड बॉक्स ही है। ये इंटरेस्टिंग है। और एक और स्टोरी है। इस केस में ये जो बच्चा है ये बड़ा हो गया है और अब ये नौकरी करता है। ये बच्चा जब छोटा था तब से इसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था और जब ये क्रिकेट खेलता था तो इसका स्टाइल ऑफ क्रिकेट दूसरे बच्चों से बहुत डिफरेंट था। इसका स्टांस, इसका स्ट्रोक प्ले बचपन से बहुत ही अच्छा था। ऐसा लगता था जैसे इसको किसी ने कोच किया है। इस बच्चे को जब हम लोग पूछते थे जाकर कि बेटा तुमने ये कैसे सीखा, तुमने टीवी पे देखा क्या, तो कहता नहीं, ये मेरे को ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब बॉल आती है तो ऑटोमेटिकली ये मैं हो जाता है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। उसके बाद भी इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं था, बट वो जैसे भी था ही वॉज वेरी गुड। ये बच्चा स्कूल और कॉलेज टीम में भी खेला और ये एक लेवल पर स्टेट पे भी जाकर खेला है, लेकिन उसके बाद ये आगे बढ़ नहीं पाया फॉर मेनी रीजन्स। वन ऑफ द रीज़न, प्राइमरी रीज़न वॉज कि पेरेंट्स ने कहा कि नहीं अब तुम पढ़ाई करो, अभी खेल बहुत हो गया और पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो पैसा नहीं आएगा। तो उन्होंने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया और बेटे ने पढ़ाई करी और अब वो नौकरी कर रहा है।
लेकिन जब वो आता है घर शाम को नौकरी से, तो वो एक फील्ड के बाजू से क्रॉस करता है, और उस फील्ड में जब बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखता है तो उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। और ये फिनोमेना उसके साथ रोज होता है, बिकॉज वही उसका रास्ता है घर आने का। तीसरा बच्चा, ये बच्चा 10 साल का है, और ये भी फादर मदर सनी है, 3 की फैमिली है ये। और ये जो बच्चा है इसको मैथ्स का बहुत शौक है। ये जब भी फ्री टाइम मिलता है ये मैथमेटिक्स ही करता है, अगर आप देखेंगे। और ये मैथमेटिक्स अपनी कोर्स बुक से पढ़ता है, इंटरनेट से पढ़ता है, और बाहर से जाके और किताबें खरीद के लाया है जिससे ये मैथ सॉल्व करे, उसके सवाल सॉल्व करे। ये बच्चा जो है इंग्लिश, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसके मार्क्स भी उतने नहीं आते। इससे पेरेंट्स बहुत परेशान है, बिकॉज उनके पेरेंट्स चाहते हैं ये बच्चा क्लास का टॉपर बने, क्लास इसको रिकग्नाइज करे और स्कूल भी रिकग्नाइज करे। तो इन पेरेंट्स ने इस बच्चे के बहुत सारे ट्यूशन लगवा दिए हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के। अब ये जो ट्यूशन लगे हुए हैं इसमें से कुछ समय जो मैथ्स को देता था वो यूज हो रहा है इन ट्यूशन में, तो वो बेटा थोड़ा सा इरिटेबल हो गया, एंड ही इज एक्चुअली नॉट लाइकिंग इट एंड इज ऑल्सो नॉट एंजॉइंग द ट्यूशन क्लासेस। ये तीनों स्टोरीज पे आप देखेंगे तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला सवाल, ये जो बच्चे पर्टिकुलर एक्टिविटी ही हमेशा जाके करते हैं, एक एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी जो ये हमेशा जाके करते हैं, चाहे वो मैथ्स कर रहा हो या वो क्रिकेट खेल रहा हो या वो कार्डबोर्ड बॉक्स से कुछ बना रहा हो, ये इनको ट्रिगर कहाँ से आता है वो चीज़ करने का, इनको इंटरेस्ट कैसे जनरेट होता है वो करने के लिए, ये मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दैट जो उनको उसी तरफ ले जाता है, व्हाई नॉट अदर थिंग्स। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जो पेरेंट्स हैं क्या अपने बच्चों की जिंदगी में ऐसा दखल देके उनका कोर्स चेंज करके करेक्ट कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आर दे राइट और आर दे रॉन्ग। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हमको वो जो बच्चे कर रहे हैं उसको करते रहने देना चाहिए, उनको फर्दर उस पर इस बात को जो उन्होंने चूज किया है उस पर रहने देना चाहिए, या हम उनको एक सही डायरेक्शन, एक दूसरा डायरेक्शन दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आएंगे, कुछ और भी सवाल हो सकते हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बट इन तीनों स्टोरी से ऐसे कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क के माध्यम से ये पूरी चीज को समझाऊंगा, ये पूरे फिनोमेना को समझाऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और इस फ्रेमवर्क को मैं स्पेसिफिकली आपके बच्चों के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, क्योंकि ये फ्रेमवर्क एडल्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा इसको पहले। और इस फ्रेमवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट ये इक्वेशन है। आपको लग रहा होगा ये इक्वेशन इन सब चीजों से कैसे रिलेटेड है, स्ट्रेंज ना, बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही इक्वेशन है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कोई स्टैंड अलोन मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ना ही ये कोई एटम बॉम्ब बनाने की इक्वेशन है। ये स्पेशल रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है आइंस्टाइन की, जो सिर्फ इतना बताती है कि इस यूनिवर्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भले ही मूव ना कर रहे हों, उनके पास एनर्जी है। यानी ये इक्वेशन ये भी बताती है कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है और आपके अंदर कितनी एनर्जी है। आप जो लोग ये ऑब्जर्व कर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना मास डालिए और कैलकुलेट करिए कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है इस वक्त। M मास है और C है स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता चलेगा आपके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी आपके अंदर रिसाइड कर रही है। अगर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना तो आप ये सोच लीजिए कि जैसे अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, तो जैसे फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, जैसे कि आपके अंदर आग धधक रही है, वैसी है सो मच एनर्जी। ये एनर्जी वेरियस फॉर्म्स में है आपके बॉडी में। अब इशू ये आता है कि इस एनर्जी का हम लोग कर क्या रहे हैं। ऑल्सो बिफोर आई एड्रेस इस एनर्जी का हम क्या कर रहे हैं,
क्वांटम साइंस में एक पार्टिकल फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, और वो ये बोलता है कि मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स हैं, और क्वार्क्स के अंदर, क्वार्क्स किस चीज़ से बने हुए हैं? स्ट्रिंग से बने हुए हैं। स्ट्रिंग्स मतलब आप ये इमेजिन कर लीजिए, वायलिन और सितार आपने देखा है, उसमें जो स्ट्रिंग्स लगी हैं उसको प्लग करिए, वो वाइब्रेट करने लगती हैं, उस टाइप की स्ट्रिंग्स। तो आप इमेजिन करने के लिए आप ये सोचिए, ऐसे है, ये है, ऐसा है स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर, ये स्ट्रिंग्स है, और वो जो सितार और वायलिन का जो प्लग वायर है जो वाइब्रेट करता है, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही हैं। आप ये सोचिए, ये स्ट्रिंग कितनी सारी है हमारे शरीर के अंदर, और इतना इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है हमारे शरीर के अंदर। इसके मतलब क्या मतलब कि हमारे अंदर वाइब्रेशन भी है और एनर्जी भी है। क्यों? क्योंकि वह वाइब्रेशन होता है तो इट मीन्स वी हैव एनर्जी। तो आप चाहे क्वांटम साइंस लो, चाहे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लो, द आइडिया इज दैट वी आर सिटिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड अस। अब अगर हमारे पास इतनी सारी एनर्जी है तो इसका हम कर क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इतनी एनर्जी लेकर अगर आप बैठे रहेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन कुछ और होता है, और इस एनर्जी को अगर चैनलाइज करेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन कुछ और होता है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ यू चैनलाइज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो क्या होगा? यू विल मीट योर गोल्स, यू विल मीट योर ऑब्जेक्टिव्स, यू विल हैव सक्सेस। और सक्सेस में सिर्फ मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। आपको दोनों जगह पे सक्सेस मिलेगा, प्रोवाइडेड वी चैनलाइज द एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। यानी एनर्जी है एक कंपोनेंट हमारे फ्रेमवर्क का, जो मैंने अभी आपको इक्वेशंस और कॉन्सेप्ट से बताया, और एक है राइट डायरेक्शन। Right direction and energy together can give you success. सिर्फ मेटेरियलिस्टिकली नहीं, मैं मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। दोनों में होगा आपको। एंड मैं आपके ही पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपके बच्चों के पर्सपेक्टिव के लिए के हिसाब से बता रहा हूं। अभी मैं एडल्ट से बात करूंगा ही नहीं, फ्रेमवर्क कॉमन हो सकता है, बट this is I'm talking from your perspective of your child। तो एनर्जी तो शायद आपको आसान से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। राइट डायरेक्शन कहां से आएगा? हम पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारे बच्चों का राइट डायरेक्शन हम ही को ही मालूम है। इसके 4 रीजंस हैं, और मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 4 रीजंस मेरे ऑब्जर्वेशंस में जो है। पहला, हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, the way we have lived our life and our experiences। दूसरा, our observations related to our child। तीसरा, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड चौथा, हमारे अपने एस्पिरेशंस जो हम चाहते हैं हमारा बच्चा पूरा करे। ऐसे ही कुछ फैक्टर्स, 3-4 या मे बी लिटिल मोर देन दैट फैक्टर्स को लेके उसका कॉन्कॉक्शन हम प्रिपेयर करते हैं अपने दिमाग में, और हम डिसाइड करते हैं अपने चाइल्ड को, मेरे बच्चे को क्या करना है, और हम इसको सोचते हैं दैट इज राइट डायरेक्शन। फ्रेंड्स, ये जो 4-5 फैक्टर आप बात कर, जिसके बारे में मैंने आपकी बात करी ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज अवेयरनेस। अवेयरनेस अबाउट योर चाइल्ड, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम knowing about your child। knowing is very different from awareness। तो इशू है कि knowing का मतलब क्या है। एंड अगर मुझे इसको सिंपल एग्जांपल में बताना पड़े तो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं। मैंने एग्जांपल पहले भी दिए हैं कुछ वीडियोस में, और ऐसे कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, उनमें से ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट है, ये मैथ्स में बहुत स्लो थे जब ये क्लास में करते थे। मतलब कि ये इनसे मैथ्स जल्दी ना होती नहीं थी। He was very slow। He would solve, that's not issue, but he was very slow in solving। अगर आपका बच्चा आज की डेट में अगर ऐसे बिहेव करे क्लास में, तो क्लास टीचर क्या बोलेगी कि बच्चा बहुत स्लो है, मैथ्स इसको समझ में नहीं आती है। देर से समझ में आता है उसको। आपको क्या लगेगा कि ये मैथ्स के लिए बना नहीं है,
इसको 8 दिला देते हैं, अब ऐसे डिसीजंस लो। नाउ ये जो साइंटिस्ट है, जो मैथ्स में इतने स्लो होते हैं, ही इज राइट नाउ दी वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस इन द वर्ल्ड। स्ट्रेंज ना? इसलिए आपके बच्चे में वो इनहेरेंट स्किल क्या है, ये शायद आपको पता ही नहीं है, या आपका परसेप्शन है जो गलत है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अवेयरनेस। अवेयरनेस may be very different from knowing your child. So the idea is, how do I know my child? And वो आपको ही नहीं, बच्चे को भी मालूम होना चाहिए कि वो क्या है, who he or she is. Then we choose the right direction. That brings us to what we call as knowing oneself और सेल्फ डिस्कवरी। इसको सेल्फ डिस्कवरी बोलते हैं, और ये रिलेटेड है एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम एनर्जी। This element gives the right direction, is known as consciousness. Is essentially, अगर मुझे बोला जाए, knowing yourself. ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं इसको बहुत लेमन टर्म से बस समझाऊंगा। कॉन्शियसनेस को आप ऐसे समझिए, ये है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, हायर इंटेलिजेंस। एवरी ह्यूमन, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज हायर इंटेलिजेंस। इसको बोलते हैं ट्रू सेल्फ भी बोला जा सकता है, और इसको ये भी बोला जा सकता है हायर सेल्फ। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन में डालता हूँ, बहुत लेमन टर्म्स में आपको समझाता हूँ। आप सोचिए कि आप ये हैं, सपोज ये कोई लड़का है, इसका नाम सुनील है, ये खड़ा है यहाँ पर, और आप ये सोचिए ये एक और पीछे एक शैडो है जो सुनील के साथ हमेशा रहती है, और ये है वो हायर सेल्फ, हायर इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। दिस इज ऑलवेज विद अस एंड ऑब्जर्विंग अस। तो हम लोग को कभी फील क्यों नहीं होता है ये? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ट्रू सेल्फ है, एक हायर इंटेलिजेंस है, वी डोंट फील इट, राइट? दैट कभी कभार ये हमको जब कनेक्ट करते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए कनेक्ट करते हैं, तो हमको ये मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सम इंट्यूशंस, बट हमको पता नहीं चलता कि ऐसी भी कोई चीज़ है। वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज हम जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व है दैट वी आर अनएबल टू कनेक्ट विद दिस हायर सेल्फ। और आप देखेंगे जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, वो इससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ और हायर इंटेलिजेंस। ये कॉन्शियसनेस आपके बच्चों में भी है, एंड दे आर प्रॉब्ली मोर कनेक्टेड टू दिस देन यू। क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरमेंट से ये बच्चे उतना ज्यादा घुले मिले नहीं है, दे आर स्टिल अ लिटिल अवे, दे आर विद देमसेल्व्स, and so they are still to certain level connected to the higher self. इसलिए आप बच्चे को देखेंगे जब वो कोई अकेले में कर रहा है कुछ भी एक्टिविटी, he is drawing towards some activity, that skill, that activity is built in his or her consciousness. ये उसके built in है वो skill उसके consciousness में, and every child has a skill. आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे का राइट डायरेक्शन क्या है? उसकी कॉन्शियसनेस स्टेट जो है उसको बता रही है कि वो क्या करे। द मोर ही इज नॉट टच्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, द मोर इजिली यू कैन सी दैट स्किल विच ही हैज। सो ये आपको प्रीडोमिनेंट निकलेगा 3 साल से 10 साल के बच्चों में। आप ये ऑब्जर्व करिए कि जब उनको आप अकेला छोड़ते हैं वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं जो उनका स्किल सेट है, प्रीडोमिनेंट है, एंड दैट स्किल सेट इज मच बेटर देन अदर चिल्ड्रन। सो कोई मैथमेटिक्स की तरह बार बार खिंचाव आ रहा है, वो उसकी कॉन्शियसनेस में बिल्ट इन है, वो उसके पास आ रहा है, and you will find this child much better than the other child. Why? Because जो other child है उसकी consciousness में कोई और skill built in है।
तो सबकी बच्चों की कॉन्शियसनेस में स्किल बिल्ट इन है, एंड दैट इज व्हाट ही इज मेड फॉर, दैट इज व्हाट ही हैज टू डू, दैट इज व्हाट ही हैज टू कल्टिवेट, एंड दैट इज द डायरेक्शन ही हैज टू मूव। सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करिए जिनके छोटे बच्चे हैं इस एज ग्रुप में पर्टिकुलरली, या आपका कोई ग्रैंड चाइल्ड जो भी है बच्चों से उस एज ग्रुप में, उनको आप अकेले में छोड़ दीजिए। दीज चिल्ड्रन शुड नॉट बी अवेयर कि इनके आसपास कौन है, इनको लगे कि अकेले हैं। अब मल्टीपल टाइम्स करिए, और जब आप मल्टीपल टाइम अकेले में छोड़ेंगे, वो जो एक्टिविटी उस टाइम करेगा वो उसके कॉन्शियसनेस में स्किल बिल्ट इन है। सो क्या हो सकता है, जैसे ये बच्चा कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाता है, मैंने आपको बताया था स्टोरी, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाता है, ये सब ये क्रिएटिविटी है एक तरीके की। मे बी उसके अंदर कोई इंजीनियरिंग स्किल है, वी डोंट नो। ये जैसा बच्चा बड़ा होगा और अगर हम इसके फैसिलिटेट करें इसको इस डायरेक्शन में, तो वो समझ में आएगा वो इंजीनियरिंग स्किल है कि वो कुछ दूसरा स्किल है, बट सम क्रिएटिव स्किल इज बिल्ट इनटू हिम। वो अपने आप ही मैनिफेस्ट कर जाएगा वो पर्टिकुलर स्किल सेट में, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द स्किल सेट में आ जाएगा। बहुत से बच्चे स्केचिंग ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग कैन मैनिफेस्ट इनटू, दे कैन बिकम पेंटर्स, गुड वेरी गुड स्केचर्स, दे कैन बिकम फोटोग्राफर्स। बट बचपन में क्या दिखेगा, वो ड्राइंग कर रहा है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्किल सेट में मैनिफेस्ट कर जाएगा आगे जाके, प्रोवाइडेड वी फैसिलिटेट दैट स्किल सेट। अगर आपने उसको इस स्किल सेट से हटाकर कोई दूसरे पे डाला विच इज लिंक टू योर एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑल दैट, तो बच्चा उस डायरेक्शन मीडियोकर ही रह जाएगा। Remember, we have to get our children to be successful materialistically भी और spiritually भी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो चीज पे करना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। यही दो एस्पेक्ट्स हैं। ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, सारी दुनिया में चीजें दो ही चीज से बनी है, हम और आप भी दो चीज से बने, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। ये एनर्जी को कैसे हम चैनलाइज करते हैं, कॉन्शियसनेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, इस पे ही सारा सक्सेस डिपेंड करता है, और आपके बच्चे का भी सक्सेस इसी पे डिपेंड करता है। कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्वांटम साइंस इस पे काफी रिसर्च कर रही है। व्हाई? बिकॉज क्वांटम साइंस में इसका एस्पेक्ट है, पार्टिकल को आप जैसे ऑब्जर्व करते हैं, पार्टिकल वैसे ही बिहेव करता है, विच इज रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट इज कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट। इसलिए क्वांटम साइंस में बहुत रिसर्च चल रहा है इस फील्ड में। मेडिकल साइंस कॉन्शियसनेस के जो एस्पेक्ट है उसको रिलेट करती है जेनेटिक्स, न्यूरॉन्स, कम्युनिकेशन एंड इन सब चीजों से। दैट इज द मेडिकल एस्पेक्ट, बट दिस एग्जिस्ट। एंड मैं ये कहूंगा कि साइंटिफिकली भी इसको देखें, इस एस्पेक्ट को। एनर्जी तो हमको फिर भी सबको समझ में आ गया होगा, कॉन्शियसनेस एक है, साइंटिफिकली भी इसको आप इवैल्यूएट करें, देखें, समझें। और इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है और इसकी डिटेलिंग है हमारे वेद और उपनिषद में। और इफ आई एम करेक्ट, मांडुक्य उपनिषद में कॉन्शियसनेस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। उसको अगर आपको समय मिले तो उसको ज़रूर पढ़ें। और मेरा सजेशन ये है कि कॉन्शियसनेस को वेद उपनिषद पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा साइंस पढ़ लें, क्वांटम साइंस, बेसिक्स, कोई बहुत डिटेल में बेसिक्स ऑफ क्वांटम साइंस पढ़ें। उसके बाद आप ये वेद उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट दिखेगा, क्योंकि क्वांटम साइंस भी अभी इस पे रिसर्च कर रही है। स्पिरिचुअलिटी और साइंस, they are never in conflict with each other. In fact, they are pointing in the same direction. It is for us to understand how they are connected. So friends, आप अपने बच्चों को के कॉन्शियसनेस लिंक्ड स्किल को टैप करने के लिए उसको मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, टीवी, इससे थोड़ा दूर रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंद करें, दूर रखें। रील्स बनाना, आजकल मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स रील्स बहुत बनाते हैं, ये सब से दूर रखें। ये बच्चे को करने दीजिए, उसके फ्री टाइम में वो क्या करना चाहता है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करिए, दूर से उसको सिर्फ ऑब्जर्व करिए।
वो जो भी कर रहा है और वो जो बार बार करता है एवरी टाइम इज द स्किल ही हैज और शी हैज, एंड ये उसका रोड टू सक्सेस है। दैट इज वॉट यू हैव टू फैसिलिटेट एंड दैट इज वॉट यू हैव टू बिल्ड ऑन। होप आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर कमेंट्स ऑन द सेम। अगला एपिसोड भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगा, और टिल देन गुड बाय।